तो बिहार में बहार है, एक बार फिर से एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार हैं। और लगातार इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी संदीप मिश्र जुड़ चुके हैं। इसी के साथ साथ हमारे आज के मेहमान सुधीर सोनी जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं संदीप जी के पास आपको लिए चलता हूं। संदीप जी, शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिला है, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में जातीय समीकरण भी देखने को मिला है। बता दें कि जातीय समीकरण को साधने की पहले दिन से ही कोशिश की जा रही थी। जिस प्रकार से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी तय की इस बार चुनाव में, वहीं जो अलग अलग जात धर्म वर्ग के जो लोग थे, जिस प्रकार से एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला है, लिहाजा ये जरूरी भी था कि मंत्रिमंडल में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। एक आंकड़ा जो आया है वो आपको बता दूं कि राजपूत से 4 मंत्री बनाए गए हैं, भूमिहार से 2, ब्राह्मण से 1, कायस्थ से 1, कुशवाहा से 3, कुर्मी से 2, सूडी एक समुदाय है उससे भी 1 मंत्री, वैश्य 2, यादव 2, 1 मुस्लिम जो मंत्री भी बनाए गए हैं, मल्लाह समाज से 2, दलित समाज से 5 और कहार समाज से 1। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो रूट है उसे भी साधने की इस मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने भरपूर कोशिश की है। और आप कह सकते हैं कि बैलेंस कैसे बनाया जाता है ये एनडीए के जो मुख्य नेता हैं वो बखूबी जानते हैं, और वो इस बार मंत्रिमंडल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी संदीप जी, क्योंकि सुधीर सोनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुधीर जी की ओर आपको लिए चलता हूं। सुधीर जी, बड़ी शक्तियां जब आपको मिलती हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां भी आपके कंधों पर आती हैं। एक बड़ा जनादेश जो है वो एनडीए को दिया गया है, और कहीं ना कहीं जो वादे यहां पर एनडीए की ओर से किए गए हैं उन वादों को भी इस बार पूरा करना होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर। देखिए, पहले तो सूर्य चैनल के दर्शकों को और आपको नमस्कार। जो संदीप जी का एक डायलॉग मैं फिर बोल रहा हूँ, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो जिस तरह से MY फैक्टर को ध्वस्त करते हुए जनता ने महिला और यूथ को एक अग्रणीय वोटर बना के और नीतीश जी को जीत की बधाई दी, और बधाई के रूप में मुख्यमंत्री का पद मिला उनको। लेकिन पिछले 3 दिनों में आप देख रहे होंगे बड़ी रस्साकसी 2 पदों को लेकर थी, गृह मंत्री और स्पीकर। और स्पीकर तो मुझे लगता है बीजेपी ने आखिर हासिल कर ही लिया, लेकिन अभी गृह मंत्री पर भी दारोमदार होगा, भले ही नहीं। इसमें सबसे बड़ी जो आपका ध्यान चाहूंगा, देखिए पाल साहब, के जो पूरे गण संख्या, जो वोटों की जो नंबर ऑफ सीट्स है, उसमें अगर मिलाते हैं बीजेपी के 85, एलजेपी के 19 और 9 जो इनके दल हैं वो दूसरे मिला के 123 बैठते हैं। दूसरी तरफ अगर जेडी इनसे डिफेक्ट होकर अपनी 85 देता है और 35 आरजेडी की और 5 AIMM के जो तैयार बैठे हैं, 1 BSP का, तो 126 का आंकड़ा बनता है। 123 और 126 बड़ी रोमांचक स्थिति है पार्टियों की। तो मजबूरी में बीजेपी को नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना पड़ा, जो 1 हफ्ते से रस्साकशी चल रही थी। और नीतीश जी ने बड़ी इंटेलिजेंटली, देखिए, EBC और महिला और मुस्लिम मतदाताओं को साधते हुए उनका पूरा रिप्रेजेंटेशन अपने जो मंत्री परिषद उसके अंदर में दिया है। तो अब इनके पास, क्योंकि अब देखिए इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो लोगों ने जितना मतदान हो सकता था, जितने वोट्स हो सकते थे, वो भर भर के दिए हैं दोनों पार्टियों को। अब इनके पास आने वाले समय 5 साल के अंदर में सिवाय काम करने के इनके पास में कोई दूसरा चारा नहीं होगा, अगर इनको राजनीति भविष्य में बिहार की करनी है तो। जी संदीप जी, लगातार मैं संदीप जी के पास लिए चलता हूं। सुधीर जी की ओर से तमाम बातें रखी गई है, उनकी ओर से कहा गया है कि इस बार बिहार में टिकना है तो काम करना होगा। क्योंकि संदीप जी, लगातार ये कहा जाता था कि जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में यहां पर रहता था। इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जरूर बना दिया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल में जो बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे बता दूं कि बीते दिनों जब चुनाव चल रहा था तो सुधीर जी लगातार कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, और उनकी 2 बातों में एक बात तो सच हो गई, लेकिन दूसरी बात जो है वो फिलहाल सफल नहीं हो पाई। उनका प्रेडिक्शन था, पहला प्रेडिक्शन यही था कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो इस पर तो कहीं ना कहीं वो उनकी बातें सच हो गई। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इस बार
नीतीश कुमार संभव है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ये प्रेडिक्शन जिस प्रकार से डैमेज हुआ है, मैं ये बता रहा हूं, उनको जरूर चाहूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ ले रहा है। ये अपने आप में सिर्फ एक प्रचंड जनादेश का संकेत नहीं है, ये भी बताता है कि जनता में किसका रुझान ज्यादा था। यहां पर महागठबंधन की चर्चा जरूर करनी चाहिए। आयुष, आपको बता दें कि महागठबंधन की जो भी रणनीति थी, जिस प्रकार से वो हर कदम पर, हर एक चुनावी सभा में, हर एक रैली में धराशायी हुई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरी तरीके से हार मिली। यहां पर यह भी देखना होगा, आप देखिए कि एक तरफ हार को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए और उसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, उनका एक बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर था, दूसरा उनका बड़ा आरोप बीजेपी सरकार पर था। एक जो चुनाव आयोग पर उन्होंने इस हार के बाद भी जो एक बड़ा आरोप लगाया है, वो ये कि ईवीएम में 25,000 से ज्यादा वोट्स पहले से ही डाल दिए गए। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि एक ईवीएम जिसकी क्षमता जो है 2000 से 2500 वोटों की होती है, उसके बाद अगर आप किसी भी पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो उस ईवीएम को बंद करके हटा दिया जाता है और फिर दूसरा ईवीएम उसकी जगह पे लगाया जाता है। तो जिस प्रकार से आरोप लगातार महागठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो बात तेजस्वी यादव की करें या फिर अन्य जो नेता हैं उनकी बात करें, तो लगातार अभी भी वो हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जितने उत्साह से विजय को शिरोधार्य किया जाता है, स्वीकार किया जाता है और विजय पथ पर आगे बढ़ते हुए जिम्मेदारी को समझा जाता है, उतना ही जरूरी है कि हार के बाद हार की समीक्षा होनी चाहिए, अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन पूरी तरह से इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में पूरी तरफ से फ्लॉप नजर आया। लेकिन जब आप बात नीतीश कुमार की करते हैं, बात आप एनडीए गठबंधन की करते हैं, तो सिर्फ चेहरा भर नीतीश कुमार नहीं थे, उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां थी, वो किस प्रकार से बिहार की जमीन हर घर घर पहुंची है, उसकी भी एक ये बड़ी जीत मानी जाएगी। जी, लगातार ये बड़ी जीत मानी जाएगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा जब सामने आता है तो वोट लोग अपने आप देते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से महिलाओं और युवाओं ने भी यहां पर वोट किया, सुधीर जी, जिस तरीके से महिला युवाओं का वोट यहां पर देखने को मिला, सबसे पहली चीज यहां पर यह है एक प्रॉपर प्लानिंग नजर आई है। जिस तरीके से आप देखें, जो मैसेज जनता तक पहुंचाना था, चाहे युवाओं को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, वो व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया गया। एक जातीय समीकरण जो होता है वो व्यवस्थित तरीके से बैठाया गया, मंत्रिमंडल में भी उसकी बानगी देखने को मिली। तो सारे काम जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग होते हैं, एक प्लानिंग के तहत होते हैं। कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जो एनडीए और बीजेपी को अपराजित बना देते हैं। बात का आपका जवाब देना चाहूंगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बिहार में 3 राजनीतिक दूरियां हैं, जिनमें मुख्य धारा जो नीतीश जी, बिना नीतीश जी के ना तो आरजेडी वहां सरकार बनाने की स्थिति में और ना बीजेपी, ना पहले थी ना अभी। तो जिसका फायदा नीतीश जी क्योंकि मुख्य धारा है आज की डेट में, वो सबको महिलाओं में हो, नौजवानों में हो, वो एक ऐसा चेहरा है जो सब लोगों को एक्सेप्ट करता है। दूसरी बात आपने कही महागठबंधन की, हमें क्या करके आते हैं महागठबंधन में और एनडीए में एक बेसिकली डिफरेंस जो आपने चुनावों में देखा होगा। महागठबंधन कहने के लिए जरूर महागठबंधन था, लेकिन पहले दिन से उनके अंदर में कोई समन्वय, कोई संगठित राजनीति और कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, किसी तरह की इलेक्शन को इकट्ठे होकर लड़ने की मानसिक स्थिति थी नहीं। कभी भी नहीं एक दूसरे का साथ वो इकट्ठे लड़ दिखाई दे रहे थे आपको, इकट्ठे थे नहीं। जहां दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एनडीए ने पूरी ताकत, चाहे वो कोई दल हो, चाहे हम हो, चाहे आरएलएसपी हो, चाहे आप दूसरे दलों के लगा लें, लोजपा हो या बीजेपी हो, पन्ना प्रमुख से लेके और विधायकों से लेके और केंद्र के मंत्रियों से लेके मुख्यमंत्रियों तक हर आदमी का केवल एक एजेंडा था पन्ना प्रमुख से, कि उन्होंने संगठित होके अपनी बातों को ग्राउंड तक, एक एक नागरिक तक अपनी बातों को पहुंचाया। तो जब देखिए, जब ताकत जहां होती है, जहां संगठन होता है, जहां यूनिटी होती है, जहां एकता होती है, मैं ऐसा मानता हूं कि वहां आपको सफलता भी मिलती है। जहां तक महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन वाले
तो पहले दिन ही 21 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार थे। तो जहां फ्रेंडली फाइट हो, फाइट तो फाइट है, चुनाव में कोई फ्रेंडली नहीं होती है। 21 सीटें तो 243 में से उन्होंने पहले दिन ही लूज कर दी। तो मेरा ऐसा मानना है ये चुनाव एक विचारधारा का चुनाव था, एक संगठित ताकत का चुनाव था, जिसका अभाव पूरे महागठबंधन में शुरू से लेकर अंत तक देखने को मिला। जी, लगातार ये तमाम चीजें हैं जो लगातार यहां पर गलतियां जो है वो महागठबंधन की ओर से हुई है। लेकिन इसके इतर मैं लगातार तस्वीरें देख रहा हूं पीएम मोदी की। मैंने 3 तस्वीरें देखी हैं और इन तीनों तस्वीरों में पीएम मोदी, संदीप जी, गमछा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी जब हमने देखा स्टेज पर जाते हैं गमछा लहराते हैं, पार्टी कार्यालय की तस्वीरें भी सामने आई थी, वहां पर भी गमछा लहराते हुए नजर आए हैं। क्या संदेश बिहार को देते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं? आयुष, देखिए, गमछा जो है बिहार की पहचान है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं तो वहां पर गमछा एक सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। हर कंधे पर आप गमछा देखेंगे या फिर माथे पे बंधा हुआ गमछा देखेंगे तो कहीं ना कहीं सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। और इस बात को बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनारस यानी काशी से सांसद भी हैं, तो वहां की नब्ज क्या है अब वो बखूबी जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। यही बुनियादी फर्क है जिसकी चर्चा सुधीर जी कर रहे थे। आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। जो महागठबंधन के नेता थे वो सिर्फ हाईवे पर रह गए। हाईवे से नीचे उतरकर उन्हें ये नहीं मालूम चल पाया कि उनकी जमीन कहां खिसकती जा रही है। गांव गरीब गुरबा जो था बिहार का, वो क्या सोचता है। बिहार में जो लोग छठी मैया का लोक आस्था का महापर्व मनाने गए थे वो रुक गए बाकायदा, और उनके मन में यही था कि बिहार की सरकार बनाकर जाएंगे। तो आप देखिए कि बीजेपी की रणनीति वास्तविक तौर पर क्या थी। देश भर में जहां कहीं पे भी बीजेपी की सरकार थी, उसके मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उसके सांसद हों, उसके विधायक हों, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपनी रणनीति को नया अंजाम दे रहे थे। दूसरी बड़ी चीज जो बार बार विपक्ष ये आरोप लगाता है कि अन्य राज्यों से ट्रेनें भर भर के बीजेपी ने भेजा है, तो उसके पीछे की क्या वजह थी और क्या सच्चाई है ये जानना भी यहां पर जरूरी है। बीजेपी शासित राज्यों में जहां कहीं पर भी प्रवासी बिहार के जो लोग जहां पर रह रहे थे वहां पर बीजेपी ने उनकी एक कमेटी बनाई, उनको उनसे बातें की, मंत्री, नेता, पार्षद जो भी थे हर कोई वहां पर जाकर उनसे छोटे छोटे टुकड़ों में बात किया और उन्हें कहा कि आप इस बार जैसे ही छठ महापर्व पर घर जाते हैं तो आप तुरंत मत आ जाइएगा, आप वोट देकर आइएगा। आपका प्रदेश है, आपकी सरकार बनने वाली है, तो आपकी भूमिका अग्रणी है। इस लिहाज से लोगों को मोटिवेट किया गया। बीजेपी और अन्य जो दल हैं उसमें यही बुनियादी फर्क है कि बीजेपी जमीन पर काम करती है, एक जीत के बाद आराम नहीं करती है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री का वो संबोधन जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि गंगा बिहार से होते हुए बंगाल पहुंचती है। बहुत बड़ा संदेश था कि आने वाले समय में बंगाल में चुनाव होने वाला है और ये जो लहर है जिसकी हवा बंगाल तक भी पहुंचेगी। जी, लगातार इसी को लेकर के मैं भी सुधीर जी की ओर आपको लिए चलता हूं। सुधीर जी, जिस तरीके से संदीप जी की ओर से एक बहुत बड़ी बात बोली गई है, उनकी ओर से यह कहा गया है कि बिहार तो अभी झांकी है और बंगाल बाकी है। इसी तरीके के कोड जो है वो बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से भी कहे जा रहे हैं। इस बात का जिक्र उनकी ओर से किया गया है। तो अब बंगाल मिशन पर बीजेपी जुट चुकी है और वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी बीजेपी जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आएगी। देखिए, जितना जो शक्ति, मैं इसको आज मुख्यमंत्री पद के शपथ के साथ साथ एनडीए का और बीजेपी का इस जो आज हुआ है प्रोग्राम, इसको मैं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखता हूँ। पूरे देश के 11 चीफ मिनिस्टर, सेंटर के मिनिस्टर, एनडीए के प्रमुख नेता, उनके देश के अध्यक्ष, तो ये सब लोगों ने एक मैसेज ये दिया है जिसका सीधा सीधा नतीजा इनको यहां भी मिला है ताकत का, कि ये सब लोग एक हैं। जो विपक्ष भारत मुक्त कांग्रेस की बात करते हैं, तो वो कांग्रेस मुक्त जो आज हुई है, जो 1-2 स्टेट में बचा है, अगर इनका यही रवैया रहा, आत्म मंथन नहीं किया और मुद्दों से भटकने की अगर राजनीति करी, तो वो दिन दूर नहीं है कि बंगाल में भी आज ये मैसेज पूरी तरह से जा रहा है कि विपक्ष को, वहां भी जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि अब वो दिन दूर नहीं है कि उनको लिए इतना आसान रास्ता आगे की सरकार का नहीं होगा। और आज ये संदेश प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बिल्कुल संकेत साफ साफ दिया है कि अब इसके बाद ऑफ कोर्स बंगाल है, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश है और पूरी ताकत से एनडीए इलेक्शन लड़ने जा रहा है बंगाल।
जी, लगातार बंगाल में एनडीए जो है वो चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। अब बिहार की ओर वापस लिए चलते हैं संदीप जी, क्योंकि बिहार का जिक्र लगातार आ रहा है। वादे जो है वो किए गए हैं और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी उन पर काम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बिहार में जिस तरीके से ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर भी मेरे दिमाग में आती है जब दोनों नेता हाथ बंद करके शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार में विकास हुआ है और जो विजन लेकर के दोनों की दोनों नेता बिहार में गए हैं, वहां के युवाओं के लिए बिहार में ही जॉब्स क्रिएट जाएगी। तमाम उद्योगपति जो हैं वो भी बिहार में अब निवेश करने को लेकर के सोच रहे हैं। पीएम मोदी अपने भाषण में लगातार ये बात का जिक्र कर रहे थे कि वापस जंगल राज आता है तो पूरे के पूरे इन्वेस्टर जो है वो बिहार से चले जाएंगे। अब एनडीए की सरकार है, युवाओं के लिए क्या उम्मीद? यहीं से मैं बात, आपने जंगल राज की चर्चा की आयुष, मैं आपको बता दूं बीजेपी इसी जंगल राज को बताने में 100 में 100 नंबर पाने में कामयाब रही है। बीजेपी ने लोगों को बाकायदा इस बात को बताया है कि बीते 20 सालों में जिस प्रकार से बिहार का विकास रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है, एक बार फिर अगर जंगल राज आ जाता है तो कहीं ना कहीं विकास का जो पहिया है वो थम जाएगा। और इसी बात को महागठबंधन कहीं ना कहीं अपने तरीके से नहीं बता पाया कि जिस जंगल राज की बात कर रही है वो एक दौर था, 2 दशक बीत गए हैं, लेकिन अब हम विकास के मार्ग पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको 2005 में लेकर चलूंगा, जब पहली बार नीतीश कुमार ने शपथ लिया था। आपको बता दूं कि 2005 में जिन महिलाओं की भूमिका 9% के आसपास कहा जा रहा है कि इस बार बढ़ चढ़कर महिलाओं ने बिहार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है, तो कहीं ना कहीं 2005 में ही इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने बखूबी कर दी थी। 2-2 हजार रुपए 2005 में, आप उम्मीद करें कि 2000 रुपए की क्या अहमियत थी, तब भी नीतीश कुमार ने उस शक्ति को, उस पावर को उसको समझा और 2000 रुपए लड़कियों को देना शुरू किया, जिससे कि वो साइकिल ले सकें, घर से विद्यालय की तरफ जा सकें। दूसरी तरफ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक दौर था ऐसा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो कहा जाता था कि जब भी बीजेपी सत्ता में आती है तो बीजेपी को रोड की सरकार कहा जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर की सरकार कहा जाता था। उसी गति को दुगनी और चौगुनी रफ्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है, जिसमें आपको बता दें कि बिहार की हकीकत आज की डेट में यह है कि अगर आप किसी गांव में जाना चाहें तो आपको खड़ंजा और कच्ची सड़कें नहीं मिलती हैं, आपको आरसीसी रोड मिलता है, अच्छे रोड्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास की जो गति है वो नीतीश कुमार के लिए यकीनन एक बड़ी चुनौती है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए एक फायदा यह है कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में नीतीश कुमार हैं। तो विकास की जो बात, बहाने की बात की जा रही है, संकल्प पत्र में जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, उम्मीद करनी चाहिए। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार अपनी जिम्मेदारी का, अपने दावे और वादों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेगी। जी, लगातार कुशलतापूर्वक का निर्वहन यहां पर किया जाएगा, लेकिन 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार में उठाते आए हैं। चारा घोटाले का जिक्र उनकी ओर से किया गया, इसी के साथ साथ लगातार इस तरीके के घोटालों का जिक्र करते रहे, जंगल राज का जिक्र भी करते रहे। चारा घोटाले की अगर बात की जाए तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से ये बताते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे अमाउंट में बिल जो है वो पास कराए जाते थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से। इन तमाम चीजों का असर जो है वो बिहार में देखने को मिला है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार महागठबंधन भी वहां पर अपनी बात रख रहा था, लेकिन ये जो तमाम मुद्दे हैं, जो जंगल राज की छवि है, वो कहीं ना कहीं ऊपर नजर आई है। सुधीर जी, आई जी, मैं इसमें एक चीज और भी ऐड कर दूं, जो जंगल राज की छवि तो लोग भूले ही नहीं, लेकिन अति उत्साह में आरजेडी के लोगों ने अभी भी, हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि अभी भी अति उत्साह में, जो उनको लोगों ने बता दिया आपकी सरकार आ रही है, तो उसी जंगल राज की प्रक्रिया उन्होंने फिर दिखाना लोगों को शुरू किया। कुछ क्षेत्रों में वही उसी तरह की दबंगई, उसी तरह की गुंडई, तो लोगों को यह एहसास हो गया अगर इनको दोबारा अगर मौका दिया गया तो वो बिल्कुल भी बिहार प्रदेश के लिए किसी सूरत से ठीक नहीं होगा। और जहां तक देखिए, अभी संदीप जी ने भी बात की सड़कों का जो जाल बिछा है, मैं इसका श्रेय सीधा सीधा, इसमें कोई दो राय नहीं, माननीय मोदी जी ने इसके ऊपर में बहुत काम किया, सारे देशों को, एक प्रदेश को दूसरे से, जम्मू से कन्याकुमारी, ये सब जोड़ दिया है। लेकिन इसके पीछे में अगर जाए तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि अगर नदियों को
और सड़कों से अगर स्टेट्स को जोड़ दिया जाए तो देश की बड़ी प्रगति होगी। इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट, इसको कहते हैं रोड मैप। लेकिन आप इन इलेक्शन में देखेंगे तो महागठबंधन ने अपना कोई रोड मैप सिवाय इस बात के सिवाय चोरी, वोट चोरी, गद्दी चोरी, उनके पास लोगों को ये विश्वास दिलाने के पास उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, उनके पास कोई रोड मैप नहीं था कि हम आएंगे, आने के बाद 5 साल जनता को क्या देंगे, रोजगार देंगे तो कैसे देंगे। खाली लुभावने नारे देने से तो रोजगार नहीं मिलेगा ना, वो रोजगार कैसे आएंगे, किस तरह से इंडस्ट्रीज लगेंगी, किस तरह से लोगों को पलायन रुकेगा, किस तरह से शिक्षा आएगी, इस पे महागठबंधन ने बात ही नहीं की। तो बात कौन कर रहा था? बात कर रहा था एनडीए, बात कर रहा था संकल्प पत्र, और फिर उन्होंने करके दिखाया है 5 साल में। ठीक है, स्वर्ग तो नहीं बन गया बिहार, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष जो है धरातल पर कुछ चीजों को बिल्कुल लोगों को समझाने में नाकामयाब रहा है, आयुष जी ऐसे मानता हूँ। जी, कहीं ना कहीं बिहार की बात यहां पर एनडीए की ओर से की गई, जिसका नतीजा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सुधीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, संदीप जी आप भी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।